हेलो एवरीवन। आज से हम लोग दिस प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा टॉपिक इसमें घटना चक्र में भी जो दिया हुआ है दैट इज फोटोसिंथेसिस। इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक समझने का कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस दिस फोटोसिंथेसिस इज। ठीक है, फोटोसिंथेसिस समझने का कोशिश कीजिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि दिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स टेक्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, कैसे लेगा एटमॉस्फेयर से? थ्रू इट्स स्टोमाटा विच इज प्रेजेंट इन द लीफ, और इसको कन्वर्ट कर देगा दैट इज कार्बोहाइड्रेट में। दिस कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट का बात कर रहे होते हैं हम लोग? ग्लूकोज और स्टार्च का, मेनली ग्लूकोज और स्टार्च का। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है, यानी इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन निकल रहा होता है, तो दैट इज एक्चुअली द बाई प्रोडक्ट इन दिस प्रोसेस। मेरा बात क्लियर है? अब देखिए, इसमें एक ओवर प्रोसेस का बात यही इमेज में दिखाने का कोशिश किया गया है कैसे चल रहा होता है। ठीक है, जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल पिगमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप बोलोगे कौन सा क्लोरोफिल, हम बोलेंगे क्लोरोफिल ए। ठीक है, क्लोरोफिल ए इज द मेन और चीफ पिगमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए का बात किए, उसके बाद क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर है उसको एब्जॉर्ब करता है प्लांट एटमॉस्फेयर से। वाटर बेसिकली आप समझ रहे हैं सॉइल से मिल जाएगा इसको, और उस केस में ये कन्वर्ट कर देता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को इन ग्लूकोज। ठीक है, इन कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज एंड स्टार्च। ठीक है, तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और इस प्रोसेस में देखो, ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट विच इज रिलीज इनटू द एनवायरमेंट। ठीक है, तो ऑक्सीजन बेसिकली बाई प्रोडक्ट होता है जो एनवायरमेंट में रिलीज हो जाता है। चलिए, इसी में हम लोग बात कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी का ही लिया हुआ है डायग्राम। ठीक है, दिस इज फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक डायग्राम दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ओवरऑल प्रोसेस में होता क्या है, इसमें देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का बात कर रहे हैं। किसके प्रेजेंस में? जिस सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल होना चाहिए, वही ग्लूकोज और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। मतलब हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का बात कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में? सनलाइट। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। और क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना जरूरी है। क्लोरोफिल होना जरूरी है क्योंकि यही बेसिकली सनलाइट को एब्जॉर्ब कराने का काम करेगा। इस केस में ये बेसिकली किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का बात करते हैं। ठीक है, मेनली ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, प्लस वाटर वेपर भी रिलीज होता है, लेकिन हम लोग के लिए यहीं पर बेसिकली ग्लूकोज और ऑक्सीजन ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब समझने का कोशिश करो कि पहले जो ये ऑक्सीजन बना है, ये ऑक्सीजन जो बना है ये क्या है? दिस इज एक्चुअली द बाई प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट क्या है? दिस ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट क्या है? दिस ऑक्सीजन। लेकिन एक सवाल आगे भी हम लोग देखेंगे, ये ऑक्सीजन बनता किससे है? कार्बन डाइऑक्साइड से कि वाटर से? दोनों में ऑक्सीजन है ना। एक्चुअली में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ भी लेता है कि ऑक्सीजन बेसिकली किसको ब्रेक होने के पर बन रहा है? दैट इज वाटर, यानी वाटर को ब्रेक होकर बेसिकली दिस ऑक्सीजन कंपोनेंट आ रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम लोग फिक्सेशन में बात करेंगे, जस्ट ओवरव्यू में बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ पिगमेंट्स का बात करते हैं। देखिए, बहुत तरह का पिगमेंट होता है प्लांट्स में, आप जानते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स भी हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली इस केस में कौन सा पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है? दैट इज क्लोरोफिल ए। समझने का कोशिश कीजिए, कौन सा पिगमेंट बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है? दैट इज क्लोरोफिल ए। क्लियर है मेरा बात? अब क्लोरोफिल ए कैसे काम करता होगा, ये बात समझने का कोशिश करो। बेसिकली ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो अगला सवाल तो ये बनता है कौन सा लाइट? रेड और ब्लू। कौन सा लाइट? रेड और ब्लू। ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो हमारा विजिबल रीजन है इसी में कुछ बात होता है ना। विजिबल रीजन में क्या है? दिस वेब ग्योर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये किसका एब्जॉर्प्शन करता है? मतलब अगर पूछेगा इसमें रेड और ब्लू में भी मोर एक्टिव कौन है? रेड और दिस ब्लू। एक सेकंड रुक जाओ, इसका शायद इमेज डाला हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन में डाला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग वहीं पर देखेंगे, क्वेश्चन में इसका बात हम किए हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली किसका कौन कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करता है? रेड एंड ब्लू। ग्रीन लाइट नहीं एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे भी समझने का कोशिश करो, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ विजिबिलिटी?
जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके आईज में आता है वही विजिबल होता है। यानी प्लांट्स अगर आपको ग्रीन दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, द ग्रीन लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द प्लांट। जब रिफ्लेक्ट हो गया तो एब्जॉर्ब कैसे करेगा, तो इसका मतलब किस लाइट, मतलब किस कंपोनेंट ऑफ द लाइट के कारण प्लांट्स ग्रीन दिख रहा है, दैट इज ग्रीन कलर। यानी क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो दूसरे एंड्स का बात कर रहा है। देखो जब ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो किसको, रेड, ब्लू, इनफैक्ट वायलेट भी बोला जाता है, लेकिन हम लोग के एग्जाम के लिए रेड और ब्लू का बात करते हैं। इसमें से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेड। एक और समझने का कोशिश कीजिए यहां पर, जब हम लोग बात अभी क्लोरोफिल का कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए समझ में आया, क्लोरोफिल ए, तो क्लोरोफिल ए का कुछ कंपोनेंट होता होगा, कैसे बना होता है, देखो क्लोरोफिल ए बेसिकली 5 एलिमेंट्स का मिलकर हम लोग उसका केमिकल कंपोजिशन बोलते हैं, जो मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलोगे दिस क्लोरोफिल ए का, तो इसका होता है बेसिकली दिस इज C55, ठीक है, दिस एक सेकेंड, C55 H72 O6 N दिस 4, गलत लिख दिए, O5 N4 एंड दिस Mg, ठीक है। ये एक बात समझने का कोशिश कीजिएगा, ये बेसिकली केमिकल फॉर्मूला है, आपको याद नहीं करना है। आपको याद यहां पर क्या करना है, फिर लिखे क्यों है, क्योंकि आपको इसका एलिमेंट्स याद करना है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्लोरोफिल में क्या होता है, कौन कौन सा एलिमेंट होता है, तो भाई कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट्स याद रखना है। इसमें अलग से अगर किसी चीज को इंपॉर्टेंट लेकर पूछना होगा तो मैग्नीशियम पूछेगा। ऐसे भी इसको याद रखने का एक तरीका है, अगर आप जानते होंगे तो CHO बेसिकली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में ही आता है, ठीक है। नाइट्रोजन भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ही है, लेकिन दिस इज एसेसरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, यानी मिला जुलाकर ये सब क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन करता है किसी भी प्लांट्स में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्म। उसके अलावा मैग्नीशियम सेंटर में होता है, हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम का, ठीक है। सेंटर ऑफ द क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, वही उस रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जा रहा होता है। तो हम लोग बात किसका कर रहे थे, क्लोरोफिल का। ये समझ गए कि दिस फॉर्मूला भी आपको नहीं याद रखना है, आपको बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम कंपोनेंट याद रखना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग क्लोरोफिल का बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एक बात समझ में आया ना यहाँ पर कि बेसिकली हम लोग पहले क्या समझने का कोशिश करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्या समझने का कोशिश करेंगे, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये जो MS दिया हुआ है एक्चुअली में क्लोरोप्लास्ट का ही दिया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, दीज आर थैलोक्वाइड्स, थैलोक्वाइड्स के अंदर बात करोगे कि कौन सा कंपोनेंट का बात करते हैं, तब होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम का, ठीक है। बेसिकली समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। एक सेकेंड, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर को देख लो। क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली हम लोग 2 स्ट्रक्चर का बात करते हैं, एक तो ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये जो बना हुआ है ब्रिक्स जो रखा हुआ है, दीज आर द थैलोक्वाइड्स, क्या बोलते हैं इसको, थैलोक्वाइड्स। लेकिन इस कंप्लीट मतलब समझ लो ना, ईंटा रखा हुआ है, एक एक ईंटा को क्या बोल रहे हैं हम, थैलोक्वाइड्स। लेकिन इसका एक पिलर बना दिया, सीधा खड़ा कर दिया, तो क्या वर्ड यूज करने लगते हैं, ग्राना या ग्रानम, एक ही बात है, ठीक है। क्या यूज करते हैं, ग्राना या ग्रानम। मेरा बात समझ के मैं आ गया, हम क्या बोल रहे हैं आपसे कि बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट का है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में हम लोग 2 कंपोनेंट का बात कर रहे हैं, एक तो हो गया आपका बेसिकली एक ही है, ये कौन सा है, थैलोक्वाइड्स। ये जो बेसिकली आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, थैलोक्वाइड्स, और इसी थैलोक्वाइड्स का पूरा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ग्रानम, ठीक है। इसी थैलोक्वाइड्स का पूरा स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रानम, और जो एम्प्टी एरिया है जिसमें कुछ लिक्विड फिल्ड होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। ये किसका स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, देखो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। अब थोड़ा सा याद करो पुराना कहानी, जब हम लोग सेल वेल का बात किया करते थे, तब सेल में हम आपको बताए थे कि क्लोरोप्लास्ट ये दिस डबल लेयर मेम्ब्रेन है, यानी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन हो गया। क्यों ऐसा हम लोग बात कर रहे थे, इसमें हम लोग इसका भी बात किए थे ना, दिस राइबोसोम का 70S,
हम लोग बात किए थे कि इसका अपना राइबोसोम, अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट अपने आप को रेप्लिकेट कराने का भी ताकत रखता है। ये हम लोग इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से भी रिलेट कर चुके हैं कि इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहता है कि इनिशियल मतलब सबसे पहले इवोल्यूशनरी थ्योरी है, तो एक बड़ा सा प्रोकैरियोट, दो छोटे छोटे प्रोकैरियोट जिसका 70s राइबोसोम था, उसको अपने बॉडी के अंदर रख लिया और फाइनली ये उसी के अंदर ग्रो करने लगा, ठीक है, और उसके अंदर बेसिकली सर्वाइव कर रहा है। तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट वही इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से रिलेट होता है, यानी इट इज हैविंग इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल एंड हैविंग द पावर ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। समझ में आया? तो इस क्लोरोप्लास्ट में यहां जो इमेज में दिखाना चाह रहे हैं, यहां बस दो बात आपसे करना चाह रहे हैं कि बेसिकली इसका डबल लेयर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और लोअर मेम्ब्रेन। दूसरा इसका कंपोनेंट्स का बात कर रहे हैं, कौन कौन कंपोनेंट है। एक तो आप देख लिए कि ठीक है बेसिकली थैलोक्वाइड्स है, जिसका पूरा लेयर को क्या बोलते हैं, ग्राना, और दूसरा जो एम्प्टी स्पेस है उसको क्या बोलते हैं आप, स्ट्रोमा, ठीक है। तो ये बात समझ में आया कि बेसिकली हम कह रहे हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखोगे तो क्या दिखा, ग्रानम, क्या दिख रहा है, ग्रानम या फिर ग्राना, एक ही बात है, ठीक है। ग्रानम का इंडिविजुअल को क्या बोले हम, थैलोक्वाइड्स, क्या बोले, थैलोक्वाइड्स, थैलोक्वाइड्स, ठीक है। अब थैलोक्वाइड के अंदर जाके देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। अब क्लोरोफिल के डीप में भी जाकर देखोगे तो क्या दिखेगा, मैग्नीशियम, क्या दिख जाएगा जी, मैग्नीशियम। समझ में आया? इसका मतलब हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन द कोर ऑफ द क्लोरोफिल। हम आपसे कहना चाह रहे हैं मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन द कोर ऑफ द क्लोरोफिल। एक्चुअली मैग्नीशियम इज क्रूशियल फॉर कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी जो आ रहा है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। यानी ये जो मेनली कन्वर्जन का बेसिक काम कौन कर रहा है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को ही समझने के लिए हम लोग ये स्ट्रक्चर देखे, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम लोग देखे ग्रानम, ये वाला ग्रानम, ग्राना का इंडिविजुअल यूनिट को बोले थैलोक्वाइड्स, थैलोक्वाइड्स के अंदर देखे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर देखे मैग्नीशियम। यानी लाइट एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, मैग्नीशियम। लाइट एब्जॉर्प्शन का काम कौन करेगा, मैग्नीशियम। कोई दिक्कत है जी? देखो लाइट एब्जॉर्प्शन का काम कौन करेगा, मैग्नीशियम। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो बोलते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरा क्या वर्ड यूज करते हैं, डार्क रिएक्शन, ठीक है। यानी इस पूरे प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा हो गया, लाइट रिएक्शन। कहां चल रहा है लाइट रिएक्शन, थैलोक्वाइड्स में, लिख दिया है लाइट रिएक्शन कहां चल रहा है, थैलोक्वाइड्स में। और दूसरा जो हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड आल्सो कॉल्ड कैल्विन साइकिल, हम लोग नाम याद करेंगे तो उसी वो कहां चल रहा है, स्ट्रोमा में। इस तरह से डिवीजन कर लेते हैं। एक्चुअली में यहाँ नाम अलग लिख भी दिया है, इसका भी कारण है, देखो यहां पर हम नेम भी मेंशन कर दे रहे हैं। लाइट रिएक्शन का और भी नाम बोलते हैं जी, इसको हम लोग हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, हिल रिएक्शन, ठीक है। उसी तरह से एक एक, चलो पहले हम लोग एक काम करते हैं, लाइट रिएक्शन का ही नाम देख लेते हैं। लाइट रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, हिल रिएक्शन भी वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा इसको फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। फोटोकेमिकल फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी फेज में सनलाइट बेसिकली एब्जॉर्ब होता है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फोटो फोटोकेमिकल फेज, ठीक है। वहीं दूसरा पार्ट देख लो, दूसरा पार्ट किसका बात कर रहे हैं हम लोग, कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल एक्चुअली डार्क रिएक्शन को ही बोलते हैं, ठीक है। और इसी में बेसिकली ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तो इसी के लिए हम लोग इसको बायोसिंथेटिक फेज भी वर्ड यूज करते हैं। यानी कैल्विन साइकिल का ही दूसरा नाम क्या है, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। और इसी में क्या देख रहे हो तुम कि बेसिकली दिस ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन क्या है, आप खुद सोचिए ना, कुछ सिंथेसाइज हो रहा है बायोलॉजिकली, तो क्या बोलोगे, बायोसिंथेटिक फेज। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, बायो सिंथेटिक फेज, ठीक है। ये सब इनका दूसरा दूसरा नाम है, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को देख लेते हैं, ठीक है।
ये इमेज दिखाया हुआ है, चलो इसी में देख लेते हैं या फिर हम साइड में लिख भी देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात किसका कर रहे हैं, लाइट रिएक्शन, यानी उसी को हम क्या बोल रहे थे, हेल रिएक्शन, यानी उसी को हम क्या बोल रहे थे, दिस फोटोसिंथेटिक, फोटोकेमिकल फेज, सिंथेटिक तो आपका वो हो जाएगा ना, दिस बायोसिंथेटिक हो जाएगा, तो फोटो दिस केमिकल फेज, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में तो फोटो और बेसिकली केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बोले, फोटोकेमिकल फेज। इस पहला लाइट रिएक्शन में बेसिकली समझ गए ना, फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा हम लोग डार्क रिएक्शन का बात कर रहे हैं। जो लाइट रिएक्शन है इसमें क्या होता है ये समझना चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहले लाइट रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्ब होता है, मतलब इट इज प्रेजेंट इन, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, देखो कुछ एटीपी जनरेट होगा, पहला मतलब हम लोग लाइट रिएक्शन में बात कर रहे हैं, लाइट रिएक्शन, कुछ एनर्जी जनरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसके साथ वाटर जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा, किसमें, O2 और हाइड्रोजन आयन में, किसमें, O2 और हाइड्रोजन आयन में। लेकिन हाइड्रोजन आयन जैसे ही टूटेगा उसको पकड़ने के लिए NADP आ जाएगा, उसको पकड़ने के लिए NADP आएगा। दिस इज अ केमिकल इंटरमीडिएट, NADP इज अ केमिकल इंटरमीडिएट, और ये NADP रहता नहीं है, NADPH के फॉर्म में बन जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन देखो यहाँ NADP जो लिखा है ना, वो यहाँ पर क्या हो गया, NADPH हो गया, यानी वो जैसे ही हाइड्रोजन को देखेगा उसके साथ अटैच कर लेगा, ठीक है, तो NADPH का फॉर्मेशन कर देगा कौन, NADP। तो केमिकल इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। मेरे ख्याल से आप पहला वाला लाइट रिएक्शन समझ गए, जब लाइट पड़ता है तो लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, लाइट एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, कुछ एनर्जी एटीपी जनरेट होता है, साथ में NADP जो केमिकल इंटरमीडिएट है वो वहां पर दिखेगा, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो ब्रेक होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, उसको तुरंत हाइड्रोजन को पकड़ लेता है, तो क्या बन जाता है, NADPH। क्लियर है मेरा बात, चलिए यहां तक तो हो गया। अब हम लोग को क्या देखना है, अब हम लोग को देखना चाहिए डार्क रिएक्शन। मतलब डार्क रिएक्शन क्यों नाम रखे, डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या था जी, कैल्विन साइकिल, ठीक है, कैल्विन साइकिल, और तीसरा नाम हम लोग क्या रखे थे उसका, दिस बायोसिंथेटिक फेज। क्यों रख रहे हैं डार्क रिएक्शन नाम, पहले ये समझो, बिकॉज डार्क रिएक्शन को होने के लिए अब लाइट का जरूरत नहीं है, ठीक है, लाइट का जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहां होता है, स्ट्रोमा में काम करता है, हम आपको इमेज में भी दिखाए थे स्टार्टिंग में, ठीक है, कि डार्क रिएक्शन कहां होता है, दैट इज जिसको कैल्विन साइकिल बोल रहे हैं, स्ट्रोमा में बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन कहां होता है, स्ट्रोमा में। एक्चुअली में इसका नाम क्या दिए हैं, कैल्विन साइकिल। एक्चुअली में ये जो कैल्विन साइकिल है, ये तीन बेसिकली स्टेजेस को बोलते हैं, तीन स्टेप्स को बोलते हैं कैल्विन साइकिल। इस प्रोसेस में सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होता है, सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन, फिर रिडक्शन और रीजनरेशन होता है, यानी कैल्विन साइकिल हम आपको कैल्विन साइकिल बोलते किसको है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोले हम आपसे, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन के बाद क्या होगा आपका, दिस रिडक्शन, 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 ठीक है, और रिडक्शन के बाद क्या होगा, रीजेनरेशन, ठीक है। और चूंकि हम लोग को एक आदत है कि साइकिल जब भी लिखता है तो हम लोग साइकिल बना देते हैं, तो चलो बना देते हैं, दिस इज अ साइकिल। अब लाइन से देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस हुआ कि हम लोग इसको साइकिल बोल दिए। देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडीपी एंड एटीपी, ठीक है। देखिए एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये है कि आप बस समझ लीजिए कि जैसे एनर्जी हमारे में प्रोड्यूस कैसे होता है, जो आप काम करते हैं, इसमें एडीपी सॉरी एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है। फिर आप में जो बेसिकली एडीपी को मतलब एक समझ लो कि सिंपल वर्ड्स में एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह काम कर रहा है। बैटरी जब डिस्चार्ज हो गया तो उसको एडीपी डाइफॉस्फेट बोल रहे हैं, और जब वो चार्ज हो गया तो उसको एटीपी बोल रहे हैं, ठीक है। तो एटीपी जब भी रिलीज करेगा तो क्या, एडीपी प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, इसके लिए हम लोग ये करते हैं यूज, ठीक है। तो बेसिकली ये एक समझ लो कि रिचार्जेबल बैटरी वाला कहानी का हम बात कर रहे हैं। जब चार्ज हुआ तो उसको एटीपी बोल रहे हैं, फिर डिस्चार्ज हुआ तो एडीपी बोल रहे हैं, लेकिन डिस्चार्ज होने के दौरान क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज करेगा, इसलिए ऐसा वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है मेरा बात।
जल्दी बताइए, क्लियर है? हाँ, एटीपी फाइनली एनर्जी, देखो फाइनली क्या होना चाहिए, एनर्जी वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, तो हम वही बोले एटीपी चार्ज वाला है। अब जब डिस्चार्ज होगा तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा प्लस एडीपी रिलीज करेगा, तो कन्वर्ट हो जाता है एटीपी किसमें, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है एडीपी प्लस एनर्जी। ठीक है, इन रिएक्शंस में एटीपी लास्ट प्रोडक्ट है। चलिए वापस आ जाते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग बेसिकली डार्क रिएक्शन पढ़ रहे हैं। डार्क रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, दिस कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल कहां चलता है, स्ट्रोमा में। ये सब बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। हम बोले ये 3 स्टेप प्रोसेस में काम करता है। इस स्टेप को कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझने का कोशिश करो। कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन जनरल टर्म है, यहां हम पहली बार यूज नहीं कर रहे हैं, जनरली आप यूज करते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन का फिक्सिंग। ठीक है, कार्बन का फिक्सिंग, इसका मतलब क्या है, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिक्स करेंगे, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिक्स करेंगे, यानी उसको एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, तो क्या बोलोगे, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन के लिए बेसिकली प्लांट एक कंपोनेंट का मतलब एक दिस कह लो एंजाइम कैटलिस्ट बोलो, ठीक है, कैटलिस्ट का यूज करता है, दैट इज कॉल्ड आरयूबीपी। ठीक है, किसका यूज करता है, आरयूबीपी। दिस इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट, दिस इज राइबुलोज बिस फॉस्फेट। ठीक है, अब राइबुलोज बिसफॉस्फेट, राइबुलोज बिसफॉस्फेट करता क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अपने अंदर खींचता होगा, यानी बेसिकली जब दिस कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेगा कौन, आरयूबीपी। नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन, ये कहां है, कार्बोक्सिलेशन में, ये पहला वाला स्टेप में हुआ। ठीक है, यानी कार्बोक्सिलेशन में हुआ। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन के स्टेप में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, रिडक्शन स्टेप में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम रिडक्शन में दूसरा यहां पर लिख देते हैं, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। करना तो यही था, करना तो यही था कि ग्लूकोज बनाना था। जब ग्लूकोज बन गया तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या हो जाता है, जो आरयूबीपी इस प्रोसेस में था, आरयूबीपी वो अब फ्री हो जाएगा। ठीक है, रीजनरेशन में क्या होगा, आरयूबीपी फ्री हो जाएगा ताकि जाकर और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के ले आए, यानी हम लोग बोलते हैं कि दिस इज CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, आरयूबीपी इज फ्रीड। ठीक है, ताकि वो जाके प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके। मेरा बात समझ में आया, यही पूरा प्रोसेस को हम लोग कैल्विन साइकिल बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, हम दोबारा बता देंगे। इतना तक कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे ठीक है, कुछ और पॉइंट्स को समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, कुछ डिपेंडेंसी ये सब का बात करता है, जैसे what are the different factors affecting photosynthesis, what are the different factors affecting the photosynthesis। जैसे सबसे पहला फैक्टर का बात करता है लाइट। देखो एक बात याद रखना कि फोटोसिंथेसिस नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल लाइट में हो सकता है। ठीक है, यानी बेसिकली लाइट, दिस आर्टिफिशियल लाइट में भी फोटोसिंथेसिस होना पॉसिबल है। ठीक है, इसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा, मून लाइट में भी कुछ मरीन एल्गी हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। मून लाइट में मतलब रात में भी कुछ मरीन एल्गी हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये हो गया लाइट। क्लियर है मेरा बात। तो बेसिकली पहला हम लोग बात किए किसका, लाइट का। ठीक है, दूसरा फैक्टर होता है, ऐसे भी देखो लाइट का अमाउंट बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, लेकिन ये सब एक सर्टेन लिमिट तक होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो होगा, इसलिए हम लोग वर्ड यूज कर देते हैं लो लाइट इंटेंसिटी। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विल इंक्रीज, photosynthesis process will increase, और बोल सकते हो CO2 fixation rate will increase till at low light intensity। बहुत हाई लाइट में ये काम नहीं करेगा, नहीं तो प्लांट ही काम करना बंद कर देगा। ये बात समझ गया कि आर्टिफिशियल लाइट में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, मून लाइट में भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, CO2 कंसंट्रेशन, ऑफ कोर्स CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बढ़ता है, लेकिन ये सब लो लिमिट पर होता है। अब तुम बोलोगे तो अच्छा तो है CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, नहीं अच्छा नहीं है। ठीक है, ये सब बेसिकली एक लो लिमिट के लिए बात करते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाने पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सब एक लो इंटेंसिटी के लिए बात करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्परेचर।
एक अच्छा टेम्परेचर चाहिए बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, यानी हल टेम्परेचर जितना बेटर होगा, बेटर का बात करते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स नहीं, ठीक है, तो वहां फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है। ऐसे भी देख लो ना, ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेल्ट में प्लांट्स ज्यादा अच्छा कहाँ है, बेसिकली घना, बेसिकली दिस डेंस फॉरेस्ट कहाँ है, दैट इज ट्रॉपिकल बेल्ट में। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ टेम्परेचर का भी बात कर सकते हो। अगेन वाटर अवेलेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वाटर अवेलेबिलिटी अच्छा तो फोटोसिंथेसिस अच्छा, प्लांट का ग्रोथ अच्छा। क्लियर है मेरा बात? चलिए यहां तक हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट क्वेश्चंस को। चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं, यहां से क्वेश्चन का आंसर लिखने का कोशिश कीजिए तब तक। देखिए एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है कि नहीं? प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन, ये बात समझिए, टू प्रोड्यूस द एनर्जी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन, हम लोग रेस्पिरेट कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। तो प्लांट्स जब लिविंग है तो उसमें भी रेस्पिरेशन होगा। ऑफ कोर्स प्लांट्स उतना दिस ऑक्सीजन का यूज नहीं करता है जितना वो बेसिकली बाय प्रोडक्ट के रूप में निकालता है, ठीक है। बेसिकली प्लांट्स उतना ऑक्सीजन का यूज नहीं करता है जितना वो बेसिकली मतलब ये प्रोड्यूस करता है, समझ गए? तो प्लांट कम ऑक्सीजन का यूज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, हम आपसे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज कैल्शियम, ठीक है, क्योंकि आपको क्लोरोफिल का फॉर्मूला हम आपसे ऑलरेडी बताए हुए हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ये आता है। कौन कौन आता है? कार्बन, कैल्शियम होगा इसका, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ठीक है। तो यही 5 कंपोनेंट होता है किसमें? क्लोरोफिल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल, कौन सा प्रेजेंट होता है? देखो ये मैग्नीशियम होगा, हालांकि यूपीपीसीएस क्या इसका, यूपीएससी भी मतलब यूपीएससी का सीएपीएफ जो है वो भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये मल्टीपल एग्जाम में पूछा हुआ है मैग्नीशियम वाला। तो मैग्नीशियम ऐसे भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स का बात करेंगे उसमें भी हम लोग मैग्नीशियम का बात करते हैं कि मैग्नीशियम एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट न्यूट्रिएंट्स में हम लोग ये बात करते हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग, सॉरी, क्लोरोफिल कंटेन्स, क्या कंटेन करता है? मैग्नीशियम कंटेन करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस? क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है? दिस क्लोरोफिल तो पिगमेंट है ना जी, क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है। तो क्लोरोफिल का फंक्शन क्या हुआ? दिस इज टू एब्सॉर्ब द लाइट। कौन सा लाइट? रेड और ब्लू लाइट। कौन सा लाइट? रेड और ब्लू लाइट। उसमें भी ज्यादा कौन? रेड। विच अमंग द, देखो, विच अमंग द फॉलोइंग, इधर हो जाते हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोरोप्लास्ट दैट मेक्स देम कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन? ऐसा क्या है क्लोरोप्लास्ट में कि वो सेल्फ रेप्लिकेट करता है? इसके लिए थोड़ा सा पुराना कहानी याद करो, ठीक है, कि बेसिकली क्लोरोप्लास्ट, हम आपको एक इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बताए थे जिसमें बोले थे कि बड़ा सा प्रोकैरियोट 2 छोटा प्रोकैरियोट को खा गया, दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट था। कौन सा? 70s, ठीक है। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया था, एक माइटोकॉन्ड्रिया था और दूसरा क्लोरोप्लास्ट था। दोनों इसके बॉडी में जाकर आराम से सर्वाइव करने लगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और दिस क्लोरोप्लास्ट इसके बॉडी में आकर रहने लगा। लेकिन इसमें आज भी राइबोसोम कितना है? 70s। तो इनका राइबोसोम क्या है? दिस इज 70s। इसका मतलब क्या हुआ? ये अपने आप को रेप्लिकेट कराने का भी कैपेबिलिटी रखता है, ये अपने आप को रेप्लिकेट कराने का भी कैपेबिलिटी रखता है। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज प्रेजेंस ऑफ बोथ, जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही, प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए, इसलिए हम लोग बोलते हैं। मेरा बात क्लियर है यहां पर? देखो, द एक्चुअल साइट ऑफ द डार्क रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। देखो, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, 2 टाइप का रिएक्शन हम लोग पढ़े। लाइट रिएक्शन कहां होता है? थैलोक्वाइट्स में। थैलोक्वाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैनम, ठीक है। थैलोक्वाइट्स को क्या बोलते हैं? ग्रैनम। और डार्क रिएक्शन कहां होता है? स्ट्रोमा में, ठीक है। तो बेसिकली जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी स्पेस को स्ट्रोमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज एक्चुअली द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होगा? ऑक्सीजन इज एक्चुअली द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन लिबरेट
क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम, ठीक है। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, देखो दो ही ऑप्शन है आपके पास कि आइदर कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा या फिर वाटर से आएगा, यही होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो बेसिकली ये सनलाइट होगा और यहां पर हम लोग क्लोरोफिल का बात करते हैं, इसमें क्या बनाएगा बेसिकली, दिस ग्लूकोज बना देगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है, प्लस प्लस आपका ऑक्सीजन लिबरेट होगा, प्लस वाटर वेपर भी आता है, वाटर वेपर भी आता है, ठीक है। तो इसमें टूटता कौन है, इसमें बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग पढ़ चुके, आरयूबीपी इसको फिक्स करता है। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, 8th का, दैट इज ए, वाटर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट्स में क्या हो रहा होता है, ठीक है। टेकिंग नाइट्रोजन, बात आगे पढ़ने का मतलब नहीं है, नाइट्रोजन का बात नहीं आना चाहिए। टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, ये तो लॉजिकल है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। टेकिंग ऑक्सीजन गलत हो गया, टेकिंग ऑक्सीजन गलत हो गया, तो आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, अभी हम लोग देखे किस में बात किए, इधर देखो यहां पर लिख रहा है C6H12O6, कौन सा हो जाएगा यहां पर, दिस इज C6H12O6, दैट इज ऑप्शन सी, क्लियर है। Which gas is used by plants in photosynthesis, भाई कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब, बेकार क्वेश्चन है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which gas is essential for photosynthesis, that is carbon dioxide, which of the following is not required for photosynthesis, सनलाइट तो रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड है, वाटर भी रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट, ठीक है, ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिक्वायर्ड होता है, तो बेसिकली ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट, तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता है। द रेडिएंट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द प्लांट रिजल्ट्स इन, जो एनर्जी एब्सॉर्ब होता है प्लांट में वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है। यही बात तो किए थे हम, आपसे बोले थे कि लाइट रिएक्शन में 3 काम हो रहा है। पहला, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, उसको बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक होने को क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। दूसरा हम आपसे बोले थे कि एटीपी जनरेट हो रहा है। तीसरा हम लोग NADPH का बात किए थे। तो यहां पर क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब दिस इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। चलो, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये याद रखना, ठीक है, एक्चुअली में 50%, नॉट 50%, मोर देन 50% ऑफ द ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन ओशियंस बाय एल्गी, ठीक है, यहां आंसर होगा एल्गी, ठीक है, लेकिन ओशियन में ही प्रोड्यूस होता है। आप फाइटोप्लैंक्टॉन्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसमें हम आपको एक बस आर्टिकल दिखाना चाहते हैं, देखो ये यहां से लिया हुआ है, यूनाइटेड नेशंस, द ओशन द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एलाई अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। ये बेसिकली एक आर्टिकल आया था, बस हम आपको वही दिखाना चाह रहे हैं, एक बार पढ़ लो जल्दी से, ठीक है। इसमें क्या लिख रहा है, द ओशियन जनरेट्स 50% ऑफ द ऑक्सीजन वी नीड, absorbs 30% of all carbon dioxide emission, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला में ये भी पूछ सकते हैं कितना परसेंट लगभग कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, तो दिस इज 30% कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है ओशन, 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का भी काम करता है, एंड कैप्चर्स 90% ऑफ द एक्सेस हीट जनरेशन, 90% ऑफ द एक्सेस हीट जनरेटेड बाय दीज एमिशंस, तो जितना बेसिकली हीट जनरेट हो रहा है उसको भी एब्जॉर्ब करने का काम ओशियंस करता है। इट इज नॉट जस्ट द लंग्स ऑफ द प्लैनेट but also its largest carbon sink, so which is the largest carbon sink, that is ocean, ठीक है। a vital buffer against the impacts of the climate change, the ocean is central to reducing global greenhouse gas emission and stabilizes the earth's climate, यानी ओशन का रोल अर्थ के क्लाइमेट को स्टेबलाइज करने में भी आता है। यहां पर बेसिक दिया हुआ है कि अब हम लोग जो क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं उसके कारण ओशंस इंपैक्ट हो रहा है। हाउएवर इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन यानी ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है हैव अफेक्टेड द हेल्थ ऑफ द ओशन वार्मिंग एंड एसिडिफिकेशन, एसिडिफाइंग द सी वाटर, वार्मिंग हो रहा है, वाटर का वार्मिंग हो रहा है, और दिस ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और सी वाटर एसिडिफाई हो रहा है, causing detrimental changes to life underwater and on the land and reducing the ocean's ability to absorb carbon dioxide and safeguard the life on the planet. क्लियर है मेरा बात? तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इसलिए हम यहां पर चिपका दिए हैं, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा आंसर, दिस इज एल्गी। हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं,
एक्चुअली में आप शायद सुने होंगे प्रो क्लोरोकॉकस, ये एक्चुअली में दिस साइनोबैक्टीरिया टाइप का हुआ। देखो प्रोकैरियोट का बात हुआ, क्लोरोफिल कंपोनेंट का, कॉकस कहीं ना कहीं बैक्टीरिया से रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो क्लोरोकॉकस जो है ये अकेले 20% ऑफ द ऑक्सीजन 20% ऑफ द ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका नाम आपको ऐसे अलग से भी याद रखना चाहिए, प्रोड्यूसेस अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द ऑक्सीजन। क्लियर है मेरा बात? ये समझ गए? चलो आगे चल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। तो फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, हम आपसे ऑलरेडी बात की कि रात में भी डे एंड नाइट, डे और नाइट, चलो एक ही बात होगा, इसमें पुराना क्वेश्चन है। और नाइट इसलिए भी मान के चलो ना, क्योंकि जो डे में करेगा वो नाइट में नहीं करेगा, और जो नाइट में कर रहा है वो डे में नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए मार्क किए हैं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस बार क्या किए हैं देख रहे हो ना, एग्जाम का क्वेश्चन किस एग्जाम्स में आया है ये भी हम इंक्लूड कर दिए हैं, पहले के मतलब स्लाइड्स में नहीं किया हुआ है। ये बेटर ऑप्शन है कि नहीं एक बार जरूर बताइएगा मेरे को, अदरवाइज सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे, ऐसे कम से कम रेफरेंस के लिए रहता है कि चलो इस एग्जाम में पूछा गया है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इज कॉल्ड, प्लांट्स कैसे फूड प्रोड्यूस करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। The process by which plant synthesizes their food is called photosynthesis. Option C. Photosynthesis occurs in, कहां होता है photosynthesis? क्लोरोप्लास्ट में। कहां होता है photosynthesis? क्लोरोप्लास्ट में। अच्छा यहां पर बाकी तो याद है, न्यूक्लियस समझ में आता है, माइटोकॉन्ड्रिया जहां हम लोग एनर्जी का सोर्स बोलते हैं। व्हाट इज दिस पेरोक्सिसोम्स? पेरोक्सिसोम्स एक्चुअली में हम लोग ये दोनों में होता है, पेरोक्सिसोम्स प्लांट एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेरोक्सिसोम प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग डिटॉक्स सेंटर भी वर्ड यूज करते हैं। पेरोक्सिसोम्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? डिटॉक्स सेंटर। एक्चुअली में फैटी एसिड, एक्चुअली में जो फैटी एसिड प्रेजेंट होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, उसको ये ब्रेक करने का काम करता है। यानी ये फैटी एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जी, पेरोक्साइड को ब्रेक करने का काम करता है, ब्रेक करता है इसको, ठीक है। H2O2 हुआ यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब, तो ये इसको ब्रेक करने का काम करता है, यही इसका काम है। क्लियर है? दिस इज पेरोक्सिसोम्स के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाइए। विच टाइप ऑफ द लाइट इज स्ट्रांगली एब्सॉर्ब बाय द प्लांट? कौन सा लाइट एब्सॉर्ब करेगा? दैट इज ब्लू एंड रेड। कौन सा करेगा? ब्लू एंड रेड। यह एमएस दिखाने का कोशिश भी किया गया, यही बात हम आपको एक्सप्लेनेशन में भी बता रहे थे कि देखो प्लांट का कलर ग्रीन क्यों है? बिकॉज ग्रीन कलर इज रिफ्लेक्टेड बैक, ग्रीन कलर इज रिफ्लेक्टेड बैक। कौन कौन सा एब्सॉर्ब होता है? दैट इज ब्लू एंड रेड। कलर दिख रहा है यहाँ, ब्लू एंड रेड वही दिया हुआ है। क्लोरोफिल एब्सॉर्ब्स विच वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट? दैट इज, ऐसे भी काट सकते हो, ग्रीन है नहीं हुआ, ग्रीन है नहीं हुआ, रेड एंड ब्लू, ठीक है। इसमें भी ज्यादा कौन करेगा जी? रेड। इसमें ज्यादा कौन करेगा? रेड। द मोस्ट एक्टिव लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस इज, यही बात कर रहे थे हम आपसे, दैट इज रेड। विच लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस? दैट इज रेड। क्लियर है जी? चलो, विच रे ऑफ द सनलाइट इज मोस्ट यूटिलाइज्ड बाय क्लोरोफिल? दैट इज रेड। एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। आर्टिफिशियल लाइट कैन, देखो आर्टिफिशियल लाइट से फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, तो डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल गलत हो गया। दिस इज सिंथेसाइज क्लोरोफिल, सिंथेसाइज करने का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस करने का बात कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस हो सकता है वहां किससे? दिस इज आर्टिफिशियल लाइट से, तो ब्रिंग्स अबाउट फोटोसिंथेसिस। आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आ जाइए। विच एनर्जी कन्वर्सन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। एटीपी क्या है? केमिकल कन्वर्जन हुआ, ठीक है। तो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। यहां थर्मल टू बायोकेमिकल लिखा है, ये गलत इसलिए है, अगर यहां लाइट लिखता तो हम इस पर जाते हैं, ठीक है, कि बायोकेमिकल एनर्जी में प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन हीट थोड़ी ना प्रोड्यूस चेंज होता है जी। एक्चुअली द लाइट कन्वर्ट्स, ठीक है, तो लाइट कन्वर्ट होता है वहां पर।
हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ वन, देखो यही क्वेश्चन पूछे थे ग्लूकोज के सिंथेसिस में, दिस फोटोसिंथेसिस में हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन फोटोसिंथेसिस, दैट इज 18। ठीक है, कितना बेसिकली एटीपी यूज होता है, कितना एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज होता है, दैट इज 18 एटीपी। ठीक है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी इन, कहां कन्वर्ट होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय व्हिच प्रोसेस, क्या ही बात करें हम लोग, वही टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। द सनलाइट एनर्जी यूज्ड बाय द प्लांट्स इन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, सनलाइट को किसमें हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज इन केमिकल एनर्जी। इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा इसलिए भी बोलते हैं, समझने का कोशिश करो, लाइट एनर्जी कन्वर्ट किसमें होता है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस तरह का सोर्स है, एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का। केमिकल एनर्जी को हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं, किसमें कन्वर्ट हो गया, मतलब स्टोर हो गया, तो हम लोग वर्ड यूज कर देते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है। ठीक है, Which process occurs in photosynthesis? Photosynthesis में क्या हो रहा होता है, that is potential energy is released to form, नहीं, free energy is converted into potential energy and stored, यही हो गया ना जी। ठीक है, light energy यानी free energy is converted into potential energy and stored, which has the maximum efficiency to convert solar energy into chemical energy। इसका आंसर होगा दिस इज क्लोरेला। ठीक है, ये एक्चुअली में क्लोरेला का ही इमेज है। ठीक है, ये एक किसका इमेज बनाया हुआ है, दिस इज क्लोरेला का। क्लोरेला होता क्या है, एक्चुअली में सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी है। ठीक है, क्लोरेला क्या है, सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेलुलर। ठीक है, सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी, इमेज देख लो याद रह जाएगा, सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ रूट्स, रूट्स फोटोसिंथेसिस थोड़ी ना करेगा जी। ठीक है, बाकी करेगा ही, दिस वाटर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, सपोर्ट्स द प्लांट, ये सब काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज द CO2 इन द कार्बन साइकिल, इसमें से कौन सा CO2 इंक्रीज नहीं करता है, रेस्पिरेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यही बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, वोल्केनिक एक्शन से भी एमिट होता है। ठीक है, इट इज एडवाइज्ड नॉट टू स्लीप अंडर द ट्रीज एट नाइट बिकॉज, अभी आप शायद एक क्वेश्चन भी पूछे थे कि प्लांट्स रेस्पिरेशन करता है कि नहीं, रात में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगा तो बेसिकली आपको सफोकेशन टाइप का होने लगेगा, इसलिए प्लांट के नीचे सोने मना किया जाता है रात में, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन रिलीज होना बंद हो जाता है और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा होता है। ठीक है, तो क्या होगा, द रिलीज ऑफ लेस ऑक्सीजन, नहीं, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, दे रिलीज हार्मफुल गैसेस, नहीं, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मफुल गैसेस क्या ही प्रोड्यूस कर लेगा जी। ठीक है, स्लीपिंग अंडर ट्री एट नाइट इज हार्मफुल बिकॉज इट रिलीजेस, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस यूजिंग इनविजिबल पार्ट्स ऑफ सनलाइट इज डन बाय सम, फोटोसिंथेसिस यूजिंग इनविजिबल पार्ट ऑफ सनलाइट डन बाय सम, मतलब इनविजिबल पार्ट ऑफ द सनलाइट का मतलब दिस इंफ्रा का भी बात कर रहा है, कौन कर सकता है ये काम, बेसिकली बैक्टीरिया करता है। कुछ बैक्टीरिया इनविजिबल पार्ट ऑफ द सनलाइट का भी यूज करता है फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट इज बैक्टीरिया। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था, कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए, आप में से जो भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो घटना चक्र बैच का कोर्स चल रहा है, इसके साथ साथ पूरा साइंस का भी ऑलरेडी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर डाल दिया गया है, जो ऑलरेडी ऐप में अवेलेबल है। ये कोर्स अभी लाइव चल रहा है, अभी हम लोग बायोलॉजी खत्म कर रहे हैं, इसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स भी करेंगे। ठीक है, तो ये मतलब प्रीलिम्स, बीपीएससी प्रीलिम्स के पहले जरूर हो जाएगा। इनफैक्ट ये कोर्स किसी भी एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है कि आप इतना कर लें। ठीक है, क्योंकि घटना चक्र को हम लोग डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, आप बेसिकली देख ही सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग किए हैं ऐसे ही हर चैप्टर का किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेसिकली आप ऐप स्टोर से बोधिसत्वा आईएएस डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आप बोधिसत्वा आईएएस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का कुछ फीचर्स दिया गया है, अदरवाइज आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है कोर्स कंटेंट और इन सब के बारे में जानना है, यू कैन डू व्हाट्सएप
और बाकी लिंक दिया हुआ है, यूट्यूब लिंक है, दिस इज प्ले स्टोर का दिस ऐप का लिंक है, अदर डिस्क्रिप्शंस में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं इस वीडियो के। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।